एवरीबॉडी, वेलकम टू द ट्रैश टॉक पार्ट 1। आज थोड़ा सा वेब 3 के बारे में बात करेंगे। वेब 3 बहुत सुना होगा आपने, ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी। तो बेसिकली होता क्या है कि मतलब हम ये टर्म्स सुन लेते हैं इंटरनेट पे, हम समझ हमें कुछ नहीं आता बेसिकली वेब 3 में क्या चल रहा है, ब्लॉकचेन्स क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी। बस ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पे हम बिटकॉइन को जानते हैं, इथेरियम के बारे में सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, तो यही चलता रहता है। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेब 3 के लिए वेब 1 और वेब 2 को समझना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली होगा क्या, वेब 1 के बारे में बात करता हूँ। सो इन अर्ली 1993 बिजनेस में यूज होना स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर। लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कंप्यूटर्स में कि हम अपने कंपनी को, हम अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करने के मतलब और भी ज्यादा वेज हमें इस चीज से मिल सकते हैं। तो वेब 1 में क्या होता था, एज अ रीड ओनली थिंग हम कंप्यूटर्स को यूज करते थे, जिसमें क्या होता था कि यूजर्स सिर्फ रीड कर सकते थे डेटा को, डेवलपर बनाते थे, पुश करते थे अपना डेटा, या जो भी चीज थी। यूजर का काम सिर्फ इतना था, वो उसे देख सकता था, रीड कर सकता था। दैट इज द ओनली वर्क ऑफ द यूजर। फिर वेब 2 केम इनटू द पिक्चर। वेब 2 पहले से आ चुका था। वेब 2 में बस एक सर्विस एक्स्ट्रा थी, राइट वाली, कि यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता था, राइट कर सकता था डेटा, डेटा पुश कर सकता है, ये सारी चीजें मतलब यूजर भी हैंडल कर सकता था। हुआ क्या, 2004 का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे जकरबर्ग सर, उन्होंने फेसबुक निकाला, बूम गया एकदम। उसमें क्या हुआ था, लोग अपनी फोटोज वीडियोस पुश कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, मजा आ रहा था लोगों को। दैट वाज यू कैन से द स्टार्टिंग ऑफ वेब 2। लोगों ने पहचानना शुरू करा कि क्या क्या फीचर्स है वेब 2 के, एंड काफी पोटेंशियल ये होल्ड करता है वेब 2। तो फिर फ्रीक्वेंटली ये ग्रो ही होता गया बेसिकली। फिर द क्वेश्चन कम्स कि हमें वेब 3 की जरूरत क्या पड़ी। मतलब वेब 2 इतना अच्छा चल रहा था, अब भी हम मोस्टली जगहों पे वेब 2 की ही सर्विसेज यूज कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। तो ये सारी हमारी वेब 2 की ही सर्विसेज हैं। तो हमें वेब 3 की जरूरत क्या पड़ी बेसिकली। और इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब वेब 3 का ट्रिगर पॉइंट क्या था, कि जब लोगों को समझ ही आने लगा एकदम कि यार अब तो चाहिए वेब 3। दैट वाज बैक इन 2008, जब हमारा यूएस बैंक्स का global crisis हुआ. I'm not talking about that crisis in this video, but yeah, there are a bunch of videos on YouTube and internet. You can search it out and watch it if you want. So उस क्राइसिस में क्या था, मतलब हल्का सा बता दे दो। बैंक बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पब्लिक को देने के लिए पैसा नहीं था। और फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बीच में मामला सेटल करा, गवर्नमेंट ने खुद पैसे लगाए, खुद पैसे दिए पब्लिक को, और बैंक्स को बचा लिया बेसिकली। गवर्नमेंट ने ऐसा करा क्यों, सवाल ये होता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक चीज देखी कि द बैंक्स दैट आर गोइंग बैंकरप्ट, द बिगेस्ट बैंक्स इन द होल, नॉट ओनली इन यूएस बट इन द होल वर्ल्ड। सो अगर यूएस इकोनॉमी डाउन होती है, यूएस बैंक्स डाउन होते हैं, तो इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जाएगी। इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट खुद आई, उसने सारा सेटलमेंट करा, ये वो करा, जो भी करा, बस बचा लिया, बैंक्स को बचा लिया। सो द गवर्नमेंट ने जो उन बैंक्स को बचाया, वो सेंट्रल अथॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं हम इकोनॉमी की। अगर वो इस गलती को दोबारा दोहराते हैं, तो दोबारा गवर्नमेंट उन्हें बचाएगी। तो मतलब ये सही नहीं है ना बेसिकली, कि बड़े लोग अपना ऐसे गंदे तरीके से पैसा कमाते रहेंगे, लुटाते रहेंगे, और गवर्नमेंट उन्हें भरती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी प्रेशर है कि भाई इन्हें तो बचाना ही पड़ेगा, ये जो बड़े लोग हैं इन्हें तो बचाना ही पड़ेगा। बाकी नुकसान किसका होगा बेसिकली, गवर्नमेंट से अगर पैसा भी जा रहा है तो वो पब्लिक का ही तो पैसा जा रहा है, तो इवेंचुअली नुकसान तो पब्लिक का ही होगा। लोगों को ये समझ आया कि अगर किसी भी चीज पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का वहां पे कंट्रोल है, जो कि हमारी इकोनॉमी हो गई, जो कि हमारी पॉलिटिक्स हो गई, कुछ भी अगर हो गई, उस टाइम पे इकोनॉमिक हमारे क्राइसिस थे, तो हमारा बेसिकली इकोनॉमी को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी कि अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी ही संभालेगी पूरी इकोनॉमी को हमें, तो इन द लॉन्ग टर्म ये सही नहीं होगा। इसमें बार बार कुछ स्कैम्स होते रहेंगे, और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है इन बैंक्स में, इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमें कुछ भी नहीं पता होगा, पब्लिक को कुछ भी नहीं पता होगा। तो इस चीज से बचने के लिए पब्लिक को समझ आया कि यार एक डिसेंट्रलाइज्ड थिंग होनी चाहिए, कि एक हमारी पूरी इकोनॉमी संभालने के लिए, ये पूरा हमारा कंट्रोल लेने के लिए एक बड़ी अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली होना क्या चाहिए, हम उस अथॉरिटी के पार्ट होने चाहिए, छोटे छोटे। तो उससे होगा क्या, मल्टीपल्स यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन बनेंगे, और सारे पीयर्स छोटी छोटी यहाँ पे ऑथराइजेशन संभालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे लग रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिक के पास रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारा पैसा संभाल रही है,
तो वो उसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, कैसे इन्वेस्ट कर दिया है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर वो उसने गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया तो वही 2008 वाला स्कैम हमारे साथ दोबारा हो सकता है। एंड नॉट ओनली दिस क्राइसिस, एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आपने सुना होगा, दैट वाज इन अर्ली 2014 आई गेस। उसके ऊपर मूवी भी बनी है, अगर आप देखना चाहो तो वो जरूर देख सकते हो। तो उसने एलिगेशंस क्या लगाए थे बेसिकली कि वो एक XYZ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम करता था। तो उसने जब वो काम करता था अंदर, उसे सारी चीजों का पता लगा कि हमारा जो यूजर डेटा है वो किस तरह से हमारी प्राइवेसी खराब की जा रही है। हम उसमें मतलब ये भी था कि हम जैसे लैपटॉप्स एंड फोन्स यूज कर रहे हैं तो उसका कैमरा 24/7 ओपन रहता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी देख सकती है हमें, कहीं भी कैसे भी देख सकती है। और हमारा डेटा तो ऑब्वियसली उनके पास है ही, तो वो कैसे भी उसे मैनिपुलेट कर सकती है और उसका भी गलत यूज कर सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए दोबारा वेब 3 की नीड पड़ी। ये वही टाइम था जब बिटकॉइन पॉपुलर हुआ था, 2014 एंड 2015 आई गेस पॉपुलर हुआ। और उसके बाद कैसा वो बूम गया कुछ सालों बाद, वो तो हम सबको पता ही है बेसिकली। इथीरियम उसी अराउंड नया पॉपुलर हुआ था। इथीरियम के कुछ और फायदे थे। तो थोड़ा सा बिटकॉइन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बिटकॉइन का मतलब हेल्प क्या करी थी, उसने हमारी करेंसी को रिप्लेस कर रहा था बेसिकली। वो हमारे डॉलर्स को, हमारे रुपीज को, वो सारी चीज को रिप्लेस करके एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में और चलते हैं। सबसे पहले होता क्या था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम था कि एक सामान के बदले दूसरे सामान। फिर लोगों को समझ आया कि भाई इन द लॉन्ग टर्म इट विल नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स एंड इट इज नॉट द एफिशिएंट वे टू ट्रांजैक्ट थिंग्स। तो बार्टर सिस्टम को खत्म करके फिर ऐसे सिल्वर गोल्ड कॉइन्स बने, इनके बदले इन्हें एज अ करेंसी बना दिया और इनके बदले सामान का एक्सचेंज हुआ एंड इनके बदले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होने लगा। फिर बेसिकली हुआ क्या, मतलब अब ये करेंसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गई गोल्ड एंड सिल्वर को। गोल्ड एंड सिल्वर अकेले किसी यूज के हैं नहीं है बेसिकली। यही पॉइंट था कि करेंसी का खुद का कोई रोल नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती। उसकी इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक लोग उसे मान रहे हैं कि हाँ इस चीज के बदले अगर कुछ चीज मिल सकती है एंड तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली वो बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ फिर गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ करेंसी यूज करा जाने लगा। फिर थोड़े टाइम बाद लोगों को समझ आया कि नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर को भी यूज करना इतना सफिशिएंट नहीं था बेसिकली। गोल्ड को कैरी करना इतना इजीली नहीं था, कहीं भी हम ले जा नहीं सकते गोल्ड को। फिर करेंसी आई। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉलर। So how dollar accepted in this society? This question you should have in your mind. So डॉलर का क्या था, मतलब डॉलर को हम करेंसी कहते थे कि करेंसी कोई पेपर नोट्स कहते थे। चलो चलो पेपर नोट्स हमारे पिक्चर में आए। पेपर नोट्स बेसिकली एक्सेप्ट कैसे हुए सोसाइटी में? तो हुआ क्या, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उठ के बोला कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर तो भाई इतना इजीली है नहीं, जो मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ एक्सचेंज करने में। तो हमें एक नई चीज चाहिए जो कि इजीली हमारी एक्सचेंज करने में हमें हेल्प करे बाकी सारी चीजों में। तो ये पेपर नोट है, इसे ऑथराइज कर रहे हैं हम। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ने कहा कि कहीं भी तुम इस पेपर नोट को लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू इतनी होगी और इसके बदले तुम सामान ले सकते हो, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि क्लेम कर रही है कि इस चीज की वैल्यू है। और इस चीज की वैल्यू, इस पेपर नोट की वैल्यू बेसिकली उस सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड करती है। अब हम कह सकते हैं वो एक बचपन वाला क्वेश्चन नहीं होता कि हम जब आरबीआई के पास इतनी मतलब खुद की मशीन है नोट्स छापने की, तो वो खुद इतने मतलब नोट्स क्यों नहीं छाप देते, अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छाप देते? तो यही होता है। फिर अगर एक अथॉरिटी के पास वो हुआ, सारी हमारा कंट्रोल हुआ और ऐसे कुछ स्कैम होने लगे, वहां पे पेपर नोट्स छपने लगे मल्टीपल। एक कंट्री का था भी ऐसा स्कैम, आई डोंट रिमेम्बर। उस कंट्री ने क्या करा था, ऐसा करा, रियल में कर भी दिया था कि नोट्स छापने लग गया वो अनलिमिटेड, और फिर उसकी पूरी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म, जिसे कह सकते हैं हम। ऐसे कुछ मतलब इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो पॉइंट्स बेसिकली यही है कि इकोनॉमी को संभालने के लिए, इकोनॉमी में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, और एक अथॉरिटी के पास सारी चीजें ना हो क्योंकि वो मिसयूज कर सकती है बेसिकली उसका। तो इसके लिए हमें वेब 3 की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज हमारी डेटा प्राइवेसी के लिए, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सारा हमारा डेटा कंट्रोल करती है। हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, ये सारी चीजें ये कंट्रोल करती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्लेम करती है ना कि दिस वेबसाइट इज फ्री, दिस ऐप इज फ्री, यू कैन फ्रीली
यूज आवर सर्विस एंड प्रोडक्ट व्हाटएवर यू कैन से। तो इस चीज के लिए एक कोट है, काफी फेमस कोट है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनी सर्विस और प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। यही इस बात हमें समझनी पड़ती है कि अगर हम किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को फ्री में यूज कर पा रहे हैं तो उसके बदले हम अपना डेटा वहां पे उन्हें दे रहे हैं, अपना डेटा मिसयूज करने की बेसिकली परमिशंस दे रहे हैं उन्हें। तो इसी सारी चीजों से बचने के लिए वेब3 केम इनटू द पिक्चर। वेब3 में फिर देन ब्लॉकचेन्स इज ऑलरेडी फेमस, हमारी क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी ने इकोनॉमी संभालने का पूरा जिम्मा ले रखा है अभी फिलहाल। तो एनएफटीज है फेमस, नॉन फंजिबल टोकन्स एंड ऑल। ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये ग्रो किस रेट पे करती है, अभी फिलहाल 2-3 सालों से काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। क्रिप्टो करेंसी में एक बात बता दूं, बिटकॉइन सबसे पहले पिक्चर में आया था जो कि काफी ग्रो कर चुका है, एंड इथेरियम गॉट फेमस आफ्टर 2015 आई गेस, और अराउंड दैट टाइम ओनली। फिर सोलाना आया। सोलाना गॉट फेमस अराउंड लास्ट 2 और 3 ईयर्स। सोलाना के बारे में आपको नहीं पता तो तन्मय भट्ट की बेसिक एक सिंपल वीडियो देख सकते हो, व्हाट इज सोलाना। काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, और उस बंदे ने भाई साहब 3 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, एंड दोस प्रिडिक्शंस गॉट रियल इन रीसेंट ईयर्स। सो या, सोलाना इज वन थिंग। एंड इन ब्लॉकचेन्स में भी काफी लेवल्स हैं, लाइक लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में तो ये सारी ब्लॉकचेन्स आ जाएंगी, तीनों जो मैंने बताई आपको, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना एंड वगैरह वगैरह। लेवल 2 में भी कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स आएगी, उनका यूज केस अलग है। लेवल 0 का यूज केस अलग है। तो ऐसे कुछ मतलब ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहती है। सो या, बेसिक वेब3 क्या था, वेब3 की नीड क्या पड़ी, वेब3 में क्या क्या मतलब एलिमेंट्स मिसिंग, मतलब वेब2 में क्या मिसिंग थे जो वेब3 में जरूरी थे आने, वे चीजें मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर मिलते हैं कभी और।